एक छोटा सा चीज हम लोग देख लेते हैं कि जैसा हम लोग देखे थे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, केंद्रीय सचिवालय में कि सचिवालय क्या होता है, तो आपको पता ही है कि विभिन्न मंत्रालय और विभागों के सचिवों के कार्यालय को कहा जाता है सचिवालय, यही है ना। हाँ, सचिवों के कार्यालय को कहा जाता है। अब कुछ ऐसा चीज है पब्लिक हेल्थ में जो सामान्यतः हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि कुछ मेजर मंत्रालय और उसके विभाग, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। हम लोग पता है कि मंत्रालय, उसके बाद वो मंत्रालय डिपार्टमेंट में बटा होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय, भारत के महत्वपूर्ण मंत्रालय और उसके विभाग। अब एक मंत्रालय में 2, 3, 4 विभाग होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय को देखते हैं, उसके बाद हम उसके विभाग की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विभाग है। क्योंकि आप इसको जान करके रखेंगे तो यहां से पीटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपसे क्वेश्चन, जैसे जेपीएससी में जो एरिया है मेंस का, जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पब्लिक हेल्थ में, हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो आज हम लोग का टॉपिक है मंत्रालय। तो आपको पता ही है, मिनिस्ट्री, मंत्रालय एवं उसके विभाग। यानी मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहला मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय। आज हम सोचे थे कि आप लोगों को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पढ़ाएंगे, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको बात किया जाएगा। ये भी छोटा सा एरिया है जिसको आपको जानना चाहिए। तो कृषि मंत्रालय, अब एक कृषि मंत्रालय में 3 विभाग हैं। सबसे पहला विभाग कहलाता है कृषि एवं सहकारिता विभाग, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कृषि एवं सहकारिता विभाग। यानी कि कोऑपरेटिव क्या होता है, सहकारिता, किसी दिन इस पे भी अलग से हम लोग बात करेंगे। कोऑपरेटिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग। दूसरा डिपार्टमेंट कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग नहीं, कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। कृषि अनुसंधान यानी कृषि के क्षेत्र में ही रिसर्च करना और रिसर्च के उपरांत उसके शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को कृषि क्षेत्र में शिक्षित करना, जागरूक करना, कृषि कैसे किया जाए, मिट्टी की उर्वरता कैसे जानी जाए, किस तरह के उर्वरक। डिपार्टमेंट कृषि रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कृषि से संबंधित शिक्षाओं को किसानों को दिया जाए कि भाई आपकी भूमि है, किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के उर्वरक प्रयोग किए जाएंगे, किस प्रकार के ऐसी मिट्टी में किस प्रकार के फसल का रोपण किया जाएगा, कौन से फसल कब। जैसे आप लोग टीवी में, रेडियो में सुनते होंगे, किसान मित्रों, किसान भाइयों के लिए समाचार, बड़ी अच्छा लगता है। देहात में हम लोग रहते थे जब गांव में, तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे रेडियो लेकर के बैठ जाते थे शाम को,
और शुरू होता था किसान भाइयों किसान मित्रों के लिए समाचार, तो लोग को बहुत कुछ जानकारी वहीं से मिल जाता था कि मौसम ऐसा होता है, ऐसे कीजिए, ये कीड़ा लगे तो ये, तो लोग बैठ करके स्कॉलर डिस्कस करते थे कि फलना ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्या किया जाए। तो वो सब के सब इसी मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है। सरकार की पकड़ आपकी एक एक चीज पर है, इस चीज को समझ लो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इस बात का पता चल जाएगा कि सरकार आपको कहीं से भी नहीं छोड़ने वाली है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपका हर एक गतिविधि पर नजर रखती है और उस पर नियंत्रण रखती है। समझ में आया? तीसरा है पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग या दुग्ध विभाग। तीसरा डिपार्टमेंट है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मत्स्य या फिशरीज एवं डेयरी विभाग। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी डिपार्टमेंट, ये 3 विभाग है कृषि मंत्रालय का, यानी इन तीनों का प्रमुख होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री। और इस तरह से उस मंत्रालय के 3 डिपार्टमेंट होते हैं। और ये तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग सचिव, अलग अलग और अधिकारी होते हैं और इनके ऊपर सेक्रेटरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, पॉलिटिकल हेड मिनिस्टर। आप समझ लीजिए कृषि से संबंधित सारे कार्य, कृषि में क्या क्या होता है? पशुपालन होता है, कृषि कर्म खेती होता है, डेयरी का काम होता है, मत्स्य पालन होता है, मुर्गी पालन, सुकर पालन, ये सब के सब कृषि कर्म में, कृषि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कहलाता है। तो कल को अगर आप IAS बनेंगे तो इसमें से किसी के भी सेक्रेटरी बना दिए जाएंगे, जब सीनियर थोड़ा सा हो जाएंगे तो डायरेक्टर बना दिए जाएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी प्रमोशन से बनेंगे, किसी विभाग के प्रमुख बना दिए जाएंगे। अब आपके पास बहुत ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप DM ही बनते हैं। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया गया। मान लिया गया कि सरकार आपके DC जब थे तो आपके कार्यों से खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था, उठा करके आपको किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी कुछ भी बना देंगे। आप अब वहां के पे प्रमुख रहेंगे। समझ में आया? हाँ। उसी तरह से दूसरा है महत्वपूर्ण, वो है गृह मंत्रालय। जो महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करके रखना चाहिए, तो आपको डे टू डे लाइफ में भी वहीं से सवाल भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कृषि मंत्रालय और उसके विभाग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई काम करवाना है या पशुपालन से संबंधित स्कीम आया है, तो वो स्कीम कौन तैयार किया होगा, कौन सुझाव दिया होगा इस तरह के काम करने के लिए? मान लीजिए पता चला कि आप सरकार जो है, राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार, सपोज केंद्र की सरकार जो है कोई ऐसा स्कीम लाई है कि अगर कोई किसान भाई या कोई परिवार मवेशी रखना चाहता है, गाय पालना चाहता है, भैंस पालना चाहता है, तो उसके लिए कोई सॉफ्ट लोन का फैसिलिटी है कि लोन ले सकता है। वो सॉफ्ट लोन है जिसपे इंटरेस्ट ना के बराबर है, थोड़ा सा है। तो कौन सा डिपार्टमेंट के या कौन सा मिनिस्ट्री के या कौन सा डिपार्टमेंट के सलाह पर या परामर्श पर बनाया गया होगा इस तरह के स्कीम, बता सकते हैं? मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, उसमें 3 डिपार्टमेंट देखे ना जी। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, तीन था ना उसमें, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी। तो इस डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पे या एडवाइस पे या परामर्श पे
वो क्या की होगी, वो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो होंगे अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे या जो स्पेशलिस्ट लोग भी होंगे, अलग अलग पोस्ट होता है स्पेशलिस्ट लोगों का, उनके सुझाव उनके रिसर्च पर वो सलाह दिए होंगे, सेक्रेटरी को बताए होंगे, सारा रिपोर्ट तैयार करके फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री को बताई होगी, केंद्रीय सचिवालय में गया होगा। केंद्रीय सचिवालय में जब सरकार जब अपना स्कीम की मांग कर रही होगी कि कुछ बताइए आप लोग को चाहिए, अगर कोई डिपार्टमेंट में किसी तरह का, मान लो मंत्री आया नया, अब वो आया है बेचारा गांव से और कृषि मंत्री बना है, उसको अनुभव है, या मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना है, तो उसको भाई ऐसा कुछ काम करना है कि जिससे लोगों के बीच में उसकी पूरा ये हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए कि उसने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो आया तो सोचा कि कुछ ऐसा लोक लुभावन स्कीम लाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों के बीच में उसकी ख्याति हो जाए। तो उसने कहा कि भाई सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का कुछ एक अच्छा स्कीम बनाइए जिससे लोगों को फायदा हो। जब स्कीम बनाएगा, कुछ योजना चालू करवाएगा, तब तो सरकार बजट भी जारी करेगी, तब वो भी कमाएगा, बजटवा में से अधिकारी भी कमाएंगे और जनता भी खुश होगी कि उसको कुछ मिला है, मंत्री बना है, तो सबको फायदा होगा। तो इसीलिए कोई ना कोई ये चलाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है गृह मंत्रालय। ये सब दिमाग खोल करके रखो, आधा समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं, फैक्ट नहीं है, बस दिमाग का खेला है। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, बड़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये, बहुत ये गलत हाथों में चला गया। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये 4 ऐसे मिनिस्ट्री हैं जो अगर गलत हाथों में चले गया तो देश का तहस नहस हो सकता है। इसलिए इन सीट पर कभी भी और संवेदनशील लोगों को नहीं देना चाहिए। एक बार दिया गया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया गया था, एक ही बार, और ऐसा हुआ कि पूरे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके भाग गए, लाखों लोग मारे गए। इसलिए कभी भी गलत हाथों में ये मिनिस्ट्री नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, गलत हाथ था, गलत प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगर उसके जगह पे पटेल होते तो देश का रुतबा और रसूख अलग होता। लेकिन प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री कम बल्कि ब्रिटिश बेबी था, वो ब्रिटिश बेबी कह सकते हैं आप। वो खाली नस्ल से, रंग से भारतीय था, वो पूरी तरह से ब्रिटिश वस्तु था, उनके हाथों में गया वो। तो गलत हाथों में ये सब पुष्ट जाने का मतलब है गलत चीज। तो गृह मंत्रालय बहुत संवेदनशील मंत्रालय है। इसके करीब 6 मिनिस्ट्री है, 6 डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय के। सबसे पहला है इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, आंतरिक सुरक्षा विभाग। सबसे पहला, ये यूपीएससी मेंस का पेपर में एक अलग से टॉपिक ही है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। पहला है आंतरिक सुरक्षा विभाग, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। आंतरिक सुरक्षा विभाग। अब आंतरिक सुरक्षा विभाग क्या है भाई? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग वो है जो देश के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे देश को 2 जगह की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, किसी भी देश को। अगर आप इसको देश के रूप में कल्पना करें, ये देश है, देन इसको 2 तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। एक तो बाहर से सुरक्षा, इस तरह से, इसकी सुरक्षा के लिए सेना लगी हुई है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय है। बाहर से सुरक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय, सेना खड़ी है, मिलिट्री ट्रूप्स है, इसके लिए सेना है। लेकिन देश के अंदर भी सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसे बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, वीवीआईपी लोग, संवेदनशील क्षेत्र, कोई क्षेत्र, उन सबों की सुरक्षा कौन करेगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? आंतरिक सुरक्षा की जो समस्याएं हैं
आंतरिक सुरक्षा की कई समस्याएं हैं, चुनौती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे अलगाववाद या सेपरेटिज्म, अलगाववाद या फिर टेररिज्म, आतंकवाद, या फिर नक्सलवाद, या फिर रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। ये क्या होता है, ये सब हम लोग किसी दिन बात करेंगे। ये सब आंतरिक सुरक्षा का चुनौती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आतंकवाद का भी कहीं चल रहा है, बस में ब्लास्ट हो गया, किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान को उड़ा दिया गया, हजारों लोगों को मार दिया गया, सामूहिक जनसंहार, वो आतंकवाद आपको देखे होंगे। आतंकवाद का मतलब होता है आतंक के माध्यम से अपने बातों को मनवाना। आतंक के यानी कि डर का, जो आतंक का या डर का जो फिलॉसफी को मानता हो कि उसके माध्यम से अपने बातों को मनवाया जाए। और वर्ल्ड कम्युनिटी में भले ही उसको पॉलिटिसाइज करके बता दिया जाए कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन वर्ल्ड में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो आतंकवाद मूलतः धर्म केंद्रित दर्शन है या धर्म केंद्रित फिलॉसफी है। आतंकवाद जो एक सत्ता, एक धर्म की सत्ता को स्थापित करना चाहता है। हम उसको भले कहते हैं कि गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, ऐसे वजह से, वैसे वजह से, ये सब बकवास है। उसका एक ही काम है, खलीफत या खिलाफत की सत्ता को पुनर्स्थापित करना पूरी दुनिया में। अभी का जो टेररिज्म है, एक ही मतलब मायने है उसका, एक ही उद्देश्य है कि पूरे इस कायनात में, पूरे धरती पे खलीफत का सत्ता स्थापित करना। अलगाववाद क्या है? सेपरेटिज्म है कि आप ही का भौगोलिक क्षेत्र या आप ही के देश का कुछ विशेष हिस्सा अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहता है और इंडिपेंडेंट बना लेना चाहता है। अपना सोवरेनिटी चाहिए उसको, अपना सिस्टम चाहिए। जैसे कश्मीर को अलग करने का कोशिश करना, नागालैंड को अलग करने की कोशिश करना, असम को अपना सेपरेट, बोडो अपना, असम के बोडो लोग अपने सेपरेट स्टेटस के लिए। तो क्षेत्र विशेष का कोई या देश के कोई क्षेत्र विशेष अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहता हो, उसको हम अलगाववाद कहते हैं। उसी तरह से नक्सलवाद भी एक दर्शन है। ये दरअसल वामपंथी फिलॉसफी है, लेफ्टिस्ट फिलॉसफी है। ये दरअसल एक ऐसी, ये नक्सलवाद को समझ लो कि साम्यवाद को स्थापित करने के लिए एक हथियार के रूप में यूज किया जाता है। जैसे साम्यवाद का फिलॉसफी ये कहता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर आम जनता का अधिकार होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग का अधिकार होना चाहिए। सर्वहारा कौन है? तो शोषित, दलित, मजदूर, किसान, उसका अधिकार होना चाहिए सारी सार्वजनिक संपत्तियों पर। अगर कोई कैपिटलिस्ट है, अगर कोई पूंजीपति है, कोई अमीर है, तो उसके प्रॉपर्टी को छीनो और आपस में बांटो। तो इसके लिए वो हिंसा का जो रास्ता अपनाता है उसको हम लोग यहाँ पे नक्सलवाद कहते हैं। भारत में इसको नक्सलवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल का नक्सलवाड़ी से ये कॉन्सेप्ट वामपंथियों के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल ये कॉन्सेप्ट रसिया से शुरू हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन से ये वामपंथी क्रांति, इसको रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, लाल क्रांति भी कहा जाता है। इनका लोगो होता है लाल सलाम, कहीं भी रहेंगे ये लाल सलाम कहेंगे। और प्रोग्रेसिव राइटर, पोएटर जो होते हैं, प्रगतिवादी कवि, इनका ये फेवरेट टॉपिक है। आप लोग हिंदी साहित्य में कभी पढ़ेंगे तो इनका फेवरेट टॉपिक है। जो भी लिखेंगे वो किसान, मजदूर, भूखे, गरीब की बात करते हैं और उसके हित के लिए ये समानांतर एक अपना सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं। वो सरकार को नहीं मानते हैं, सरकार के सारे सिस्टम को चुनौती देते हैं और उसके लिए वो हिंसा को अपना लेते हैं। तो ये हो गया नक्सलवाद। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। क्षेत्रवाद ये भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, किसी की भी आधार पर होता है। अपने पहचान के आधार पर अपना विशेष अस्तित्व बनाना चाहते हैं, अपना विशेष पहचान बनाना चाहते हैं।
तो ये सारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल चुनौती है, इसका डिपार्टमेंट देख रेख करने का दायित्व आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय विभाग को है। आंतरिक सुरक्षा विभाग ही बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जितने भी वीआईपी लोग हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व इसी के ऊपर होता है, यही प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग जब मंत्रिमंडलीय सचिव पढ़ेंगे, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, तो देखेंगे कि उसके 3 विंग है। उस 3 विंग में से एक जो सुरक्षा विभाग है, वो सुरक्षा विभाग का काम ही है कि जितने भी बड़े बड़े हाई लेवल के लोग हैं, जिनको Y+, Z+ इस तरह SPG की सुरक्षा देनी है, वो वही प्रोवाइड कराता है। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका एक काम ये भी है कि VVIP लोगों को सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रोवाइड करना। इसके पास 3-4 सिक्योरिटी है, जैसे कि Y+, Y सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी और SPG, इस तरह की सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है। जैसे SPG हमारे यहाँ PM को दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ये लोगों को दिया जाता है बस। बाकी ये सब मुख्यमंत्री को या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके जाने से, जिनकी हत्या होने से समाज में अफरा तफरी बन सकता है, सरकार से पर विश्वसनीयता उठ सकता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है। क्लियर है? तो पहला डिपार्टमेंट है आंतरिक सुरक्षा विभाग। नेक्स्ट गृह मंत्रालय। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि हम खाली बकर बकर कर रहे हैं? नेक्स्ट है राज्य विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट, इसी में है, गृह मंत्रालय का ही राज्य विभाग। राज्यों से संबंधित जितना भी मैटर है, कोई भी विवाद होता है या कुछ भी होता है, तो गृह मंत्रालय के यही डिपार्टमेंट देखता है। जैसे 2 राज्यों के बीच में, एक से अधिक या एक ही राज्य के बीच में कोई समस्या है, विवाद है, तो उसको देखता है यही। और फिर ये आपको पता ही है कि पूरा मंत्रिमंडल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया जाता है या कॉन्फिडेंस में दिया जाता है या मैटर को रखा जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, या PMO में रखा जाएगा उस मैटर को, या मंत्रिमंडलीय सचिव मंत्रिमंडल में रखा जाएगा कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो ये गृह मंत्रालय ही लीड करता है। राज्यों से संबंधित कोई भी विवाद हो गया हो तो अब देखे होंगे कि राज्यों को लेकर के आपस में विवाद होते रहता है, या केंद्र और राज्य के बीच में, या एक से अधिक राज्यों के आपस के विवाद। तो ये जो विवाद होता है उसको देखना भी काम इसी का होता है। तीसरा जो मिनिस्ट्री होता है राजभाषा विभाग। नेक्स्ट है राजभाषा विभाग। तो ये राजभाषा विभाग क्या है? दरअसल ऑफिशियल लैंग्वेज को कहा जाता है राजभाषा। हमारे यहाँ 2 तरह की भाषाएं होती है, प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे यहाँ भाषा 2 तरह का चलता है। अगर आप देखें, पहला नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा, और दूसरा है राजभाषा, ये स्टेट लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। अभी राष्ट्रभाषा जो होता है, ये दरअसल पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है। ये ऐसी भाषा होती है राष्ट्रभाषा जो लोगों को आपस में जोड़ता है, बहुसंख्यक को या बहुसंख्यक आबादी जिस भाषा का प्रयोग करती है उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सामान्यतः राष्ट्रभाषा उस भाषा को मान लिया जाता है। हमारे यहाँ डिक्लेयर नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, आज भी डिक्लेयर नहीं हो पाया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऑफिशियली आज भी हम डिक्लेयर नहीं किए हैं, आज भी ये कंट्रोवर्शियल ही बना हुआ है। भले ही हम कह देते हैं हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं है, अभी भी विवाद हो जाता है। इसी को लेकर के नॉर्थ साउथ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है। दक्षिण वाला कहता है क्यों हिंदी बनाएंगे, आप तमिल बनाइए, कन्नड़ बनाइए, तेलुगु बनाइए, मलयालम बनाइए, ये बनाइए भैया, हम नहीं बनने देंगे। तो उधर से बंगाली खड़ा हो जाता है, तो इधर से हिंदी भाषी। लेकिन बहुसंख्या के आधार पर देखें, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो सब कुछ संख्या बल पर निर्धारित होता है। तो इसलिए संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो कम से कम 40 to 45% डायरेक्ट लोग बोलते हैं और 70 to 75% लोग हिंदी भाषा समझ भी लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। इस आधार पर यह मान लिया जाता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है।
राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा है जो लोगों को जोड़ती है, जो आम लोगों के बीच में प्रचलन में है, जो लोग समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, उसको राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है स्टेट लैंग्वेज, जिसको हम लोग राजभाषा करते हैं। ये दरअसल औपचारिक या सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कही जाती है स्टेट लैंग्वेज, या आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब इसमें भी हिंदी नहीं है, इसमें भी दोनों तरह का है, इंग्लिश भी और हिंदी में, इंग्लिश भी और हिंदी भी है। आप देखेंगे कि जो न्यायिक सिस्टम है आपका, उसमें हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो भी मैटर है वो इंग्लिश नहीं चलता है। आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में ऑफिशियल कार्य सामान्यतः और अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में की जाती है। तमिलनाडु में जाइए तो जितना भी ऑफिशियल काम होगा सबके सब तमिल भाषा में मिलेगा। गुजरात में जाइए गुजरात में, बंगाल में जाइए बंगाल में, बिहार में जाइएगा तो हिंदी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो हिंदी मिलेगा। यानी हिंदी भाषी जो स्टेट है, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब राज्यों में आपको हिंदी मिलेगा। महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी मिलेगा वहां का स्टेट लैंग्वेज में। तो यहां पर ये भी डिसाइड नहीं है, लेकिन भारत सरकार के लिए राजभाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों है, क्योंकि ये दोनों ही प्रयोग किया जाता है। राज कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी इसी का है। सरकार आज भी निरंतर प्रयोग करती है, प्रयास कर रही है कि हम किसी भी तरह से राष्ट्रभाषा हिंदी और राजभाषा भी हिंदी डिक्लेयर कर दें, लेकिन राजनीतिक विरोध शुरू हो जाता है और आज भी मैटर कंट्रोवर्शियल है। अदरवाइज आपके संविधान में स्पष्ट मेंशन किया गया है, किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या है भाषा विवाद। आप लोग से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है। तो ये भी डिपार्टमेंट है आपका होम मिनिस्ट्री में। तो देखिए कितना संवेदनशील डिपार्टमेंट है। यहां तक समझ में आया। चौथा डिपार्टमेंट है गृह विभाग। ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें भारत सरकार या गृह मंत्रालय के द्वारा देश के वो सभी मामले देखती है जिसमें गृह विभाग में वो सारे मामले गृह मंत्रालय देखती है, जो जिसमें क्या कहेंगे उसको, अच्छा ठीक है इसको बताते हैं। नेक्स्ट है एक सीमा प्रबंधन विभाग, इसको हम बताएंगे, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। नेक्स्ट है सीमा प्रबंधन विभाग। सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग दरअसल सीमा की सुरक्षा से संबंधित उसका प्रबंधन करती है गृह मंत्रालय। जैसे कि मान लो कि बाड़ लगाना हो, या इसकी सुरक्षा के लिए, या उसके आसपास के गांव या उसके आसपास के क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था करना हो, यानी वो सारे संवेदनशील मुद्दे जो सीमावर्ती या फ्रंटियर क्षेत्रों के लिए जरूरी है, उसका जिम्मेवारी भी इसी के ऊपर है, गृह मंत्रालय के ऊपर ही। और ये काम वो रक्षा मंत्रालय के सहयोग से या कॉन्फिडेंस में लेकर के कोऑर्डिनेशन के साथ करती है। कई सारे काम होते हैं सीमा के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, जैसे सीमा पर सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, बाड़ लगाना हो, वहां के आसपास के या सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों को, शहरों को कुछ विशेष सुरक्षा देना हो। ये सारे के सारे काम इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इससे पहले एक और मिनिस्ट्री था, डिपार्टमेंट था जम्मू कश्मीर मामलों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग स्टेटस था, देन वो भी था, लेकिन अब शायद उसको खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर मामलों का अलग विभाग था। अब यहाँ इसीलिए हम आपको बोले थे कि गृह मंत्रालय क्यों किसी गलत हाथ में चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए कितना संवेदनशील एरिया है इसके पास। पहले जम्मू कश्मीर का मामला भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत था, तो जम्मू कश्मीर में कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होगा, फिर इसी डिपार्टमेंट के पास, इसी डिपार्टमेंट के कॉन्फिडेंस से, इसी डिपार्टमेंट के निर्णय से बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ये खत्म हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था अब वो खत्म हो गया है, वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है।
एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए वो खत्म हो गया। लेकिन वहां पे दिल्ली वाला स्थिति आएगा, वहां भी सरकार बनेगी, वहां भी चुनाव होगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पे जब मामला शांत हो जाएगा तब। ठीक है, समझ में आया? एक और डिपार्टमेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, तीसरा। अभी आपने देखा मानव संसाधन मंत्रालय, और फिर एक एक करके ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देंगे तो आप लोग का दिमाग खुल जाएगा। अगले क्लास में, अगले सेशन में भी कर देंगे। नेक्स्ट है मानव संसाधन मंत्रालय। अब पहले उसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय था, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन, संसाधन यानी रिसोर्स होता है, और ह्यूमन को भी एक रिसोर्स माना गया है। जैसे आपके पास कई तरह के रिसोर्सेस हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या है भाई? तो जो नेचर से बाय नेचर आपको मिला है, जैसे क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं। भूमि, जल, वायु, अग्नि, प्रकाश, ये सब के सब। तो भूमि के अंदर जितना है सब के सब रिसोर्स है, सब रिसोर्सेस है। कोई भी चीज उठा रहे हैं दोनों रिसोर्स है, क्योंकि आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से मानव रिसोर्सेस भी होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस भी होता है। मानव को सिर्फ जीव नहीं, एक संसाधन के रूप में माना गया है। क्यों संसाधन के रूप में? क्योंकि उसका उपयोग किया जाता है। आप जितना ज्यादा स्किल्ड होंगे उतना ही स्किल्ड रिसोर्सेस बनेंगे। आप देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देंगे अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से। इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा गया था। लेकिन वर्तमान की सरकार ने इसका नाम बदल करके कर दिया शिक्षा मंत्रालय। थोड़ा सा ये नाम जो था फूहड़ लग रहा था, मानव को संसाधन बना दिया गया था। इसलिए थोड़ा सा, जैसे कि दिव्यांग, विकलांग पहले कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है। जैसे अब दलित शब्द भी प्रयोग बैन कर दिया गया, अब आप दलित भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फूहड़ लगता है, इसलिए ऐसा मैं कर दिया। इसमें दो तरह का डिपार्टमेंट है, एक है स्कूली शिक्षा, स्कूल लेवल का है, स्कूली शिक्षा विभाग, और दूसरा होता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उच्चतर शिक्षा विभाग। अब स्कूली शिक्षा विभाग यानी कि प्राइमरी, मिडिल और +2 लेवल तक समझ लो, या 12वीं इंटर तक का जो भी शिक्षा से संबंधित इनिशिएटिव लिया जाएगा, 0 से लेकर के आंगनबाड़ी का शिक्षा से लेकर के यहाँ तक +2 तक, इंटरमीडिएट तक, शिक्षा से संबंधित जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा, या जो भी निर्णय लिया जाएगा, या जो भी स्कीम शुरू की जाएगी थ्रू स्कूली शिक्षा। उसके बाद उच्चतर शिक्षा यानी ग्रेजुएट लेवल से लेकर के पोस्ट डॉक्टरेट तक, ये सब के सब, पोस्ट डॉक्टरेट तक ये सब के सब। तो यहाँ पे यूजीसी एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी लेवल का नोडल एजेंसी यूजीसी है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट से लेकर के पोस्ट डॉक्टरेट तक, पीएचडी और पोस्ट पीएचडी तक आपकी शिक्षा का सारा जिम्मेवारी इसी पे है। अब इससे संबंधित जो भी स्कीमें चलाई जाएंगी, मान लो कि सिलेबस डिजाइन करना हो, अच्छा इसके नोडल एजेंसी बोर्ड होता है। जैसे स्टेट का अपना बोर्ड होता है, सेंट्रल का अपना बोर्ड होता है, आईसीएससी, सीपीएससी, इस तरह के बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है। तो स्टेट का अपना बोर्ड होता है, जैसे झारखंड का है तो जैक, बिहार का है तो बिहार बोर्ड, यूपी का तो यूपी बोर्ड होता है ना। तो ये दो तरह का, यहाँ पर भी दो तरह का बोर्ड होता है, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अलग और स्टेट यूनिवर्सिटी का अलग, लेकिन इन सबों का नोडल एजेंसी होता है यूजीसी। इज दैट क्लियर? और जितना भी काम होगा, जितना भी स्कीम चलाई जाएगी, कोई नया प्रयोग किया जाएगा, कोई पहल किया जाएगा सिलेबस से संबंधित, वो सब के सब इन्हीं दोनों एजेंसियों को या नोडल एजेंसी के मार्गदर्शन में या एज पर गाइडेंस बनेगा और ये लोग फॉलो करेंगे। और ये सब के सब
इसके अधीन होगा। ठीक है। और फाइनली ये होगा शिक्षा विभाग या शिक्षा मिनिस्टर के। अब इसमें दो अधिकारी, दो लोग प्रमुख होंगे, एक सचिव और दूसरा मंत्री। मंत्री साहब सदन में जिम्मेवार होंगे, मंत्री साहब अपने कैबिनेट के लिए जिम्मेवार होंगे, कैबिनेट में बात रखेंगे। और यहाँ पे सचिव महोदय किसके प्रति जिम्मेवार होंगे? तो अपने मंत्री के प्रति, मंत्री को उनको जवाब देना पड़ेगा। अपने ताम झाम लाम लश्कर के माध्यम से वो यहाँ पे सारे के कार्यक्रम संपादित करेंगे। आगे कौन मंत्रालय हम लोग कल बात करेंगे, आपके लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं बुझा गया होगा। अपना चीज है, इसमें ऐसा चीज है नहीं जो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये क्लियर रहेगा तो आपको आगे काम आएगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे कल को, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ देगा तो आप क्या जवाब देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सुभद्रा, समझ में आया? हम किसी दिन टेस्ट लेंगे, सब जी सर निकल जाएगा। जी सर बोलना तो बड़ी आसान है, लेकिन करके दिखाना दिक्कत वाली बात हो जाता है। पिछला जो कोई टेस्ट का क्वेश्चन दिए थे वो फिर से लिखे थे,